वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कहना को तो ईद ख़त्म हो गई है लेकिन टूर्नामेंट जारी है, तो वो जो इंटरेस्ट का जो एक फैक्टर है, जो एक्साइटमेंट का फैक्टर है, वो भी साथ साथ ही जारी है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं और मैचेस जिस तरह से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, तो बहुत ही एक मज़े का टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैचेस जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से उनको चेज़ किया जा रहा है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मैच की बात करें तो क्या खूबसूरत मैच हमने देखा। इंग्लैंड की कारकर्दगी को यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ेगी। क्यों मेरा बिफोर दैट यूएसए हैव कंपेल्ड साउथ अफ्रीका टू रन फॉर द मनी। जिस तरह से वो खेले हैं, आप देखें कि फाइट किया फुल। और हम कल बात कर रहे थे एंड्रियास गॉस की, साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। मुझे लगता है जो असल में जिस ओरिजिन का होता है ना मेरा, वो अपने असल मुल्क के ख़िलाफ़ जो है खेलने का उसको मज़ा बड़ा आता है। इमरान ताहिर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे। एंड्रियास गॉस ने कल 80 रन स्कोर किए और हिकअप्स दिए साउथ अफ्रीका के डगआउट को कि वो फाइट करे। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि जो फिर सुबह मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का, क्या लेवल का मैच हुआ। आप ये देखें कि लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ जो है शायद मैच जीत जाए, लेकिन इंटेंट जो था ना रिस्पांस पे टारगेट के इंग्लैंड का बहुत ज़बरदस्त था। फिल सॉल्ट ने जिस तरह की बैटिंग की ब्लिस्टिंग, उन्होंने 80+ स्कोर किया। और आप ये देखें कि 8 विकेटों से उन्होंने 180 रन स्कोर किए फॉर्मिडेबल तरीके से। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा रही है और बाकी टीमें कहाँ जा रही है। अब अगर हम लोग मैचेस की बात करते हैं या हम पिचेस की, विकेट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे अब महसूस हो रहा है कि हमें वो एक हाई स्कोरिंग मैचेस और एक सेंचुरी का वो मंजर और वो सब कुछ देखने को मिल सकता है आगे। अब इंडिया और अफगानिस्तान का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अमेजिंग मैच होगा, बेसब्री से इंतजार है। तो बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमने बड़ी जिद करके, हमने उनको मतलब कि ना जिद करके हमने वहाँ से बुला लिया वापस। हमने कहा टीम आने का कह रही है तो आप भी आ जाए वापस। तो फाख्ता हमारी ने हमें सेट पर ही ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा अल्लाह का शुक्र है। और देखिए, मुझे पता था कि पाकिस्तान टीम जो अभी कारकर्दगी दिखा रही है, जिस तरह वो इंग्लैंड सीरीज़ में हुआ था और परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, तो मैंने इसीलिए 17 तारीख की बुक करवा ली थी टिकट रिटर्न। तो मुझे ये पता था कि इनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो इधर तक, लेकिन हम दिल को इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए कहते रहते थे कि सपोर्ट करें, जिस पे हाफिज साहब काफ़ी मरतबा जो है वो नाराज़ हुए कि क्या सपोर्ट करें, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। खैर, आप वापस आ चुके हैं। आप दूसरी टीमों को सपोर्ट करते हैं, उनका वर्ल्ड कप देखते हैं, उनके लिए एंजॉय करते हैं। हाँ जी, बस अब अपनी टीमें मान लेते हैं तो उस पे हम खेलते सारी अपनी। अच्छा, नहीं, आपका मैंने एक चीज़ हिसाब लगाया, मैंने आपका थोड़ा सा ना ज़रा मैंने फोकस किया। मैंने कहा कादिर जब पाकिस्तान में होते हैं ना तब तो बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जी 3-1 से सीरीज़ जीतनी। जब इनको पता होता है ना इन्होंने जाना है और इन्होंने फिर वापस आना है, उस टाइम फिर सही पेशगोई करते हैं कि नहीं, अब मैंने अपनी टिकट जो है वो 17 की करानी है, पाकिस्तान ने नहीं खेलना। सेंसिबल, यू आर अ वेरी सेंसिबल जर्नलिस्ट। उस वक्त तक पाकिस्तान के मैच हो गए होते हैं। हाँ, ये बात भी ऐसे सही। नहीं, एक मैच हो गया बता यूएसए वाला, उसके बाद बचा क्या ना, दूसरा बचा ही नहीं। दूसरा पता था इंडिया भी है तो हम खत्म। यूएसए के मैच के बाद फैसला किया। फिर उसके बाद आपके पास क्या बच रहा है? आपकी T20 क्रिकेट, हम कल बात कर रहे थे इमरान भाई से कि ग्लोरी आपकी T20 क्रिकेट ही की थी, बच्ची कुछ, वो अगर खत्म हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान 2007 से, अगर मैं गलत ना हूँ, 2007 से लेकर 2024 तक, मतलब 17 साल हो गए हैं तकरीबन। तो ये 17 सालों में सबसे वर्स्ट जो रिजल्ट आए हैं और सबसे वर्स्ट टीम जो बनी है वो इस साल बनी है। और इस साल जो रिजल्ट आए हैं वो आज से पहले कभी नहीं आए। 2007 के आप फाइनल खेले, हाँ जी, 2009 में आप जीते, फिर उसके बाद से आप देख लो सेमीफाइनल खेले, फिर आप आगे मजीद जिस तरह भी आते रहे, कुदरत का निजाम हुआ, जो भी सेमीफाइनल खेले T20 वर्ल्ड कप का। और आप देखो कि आज देखिए ये चीजें आपके लिए एक लम्हा फिक्री है कि यूएसए की टीम आती है जी, और वो आते साथ ही सुपर 8 में क्वालिफाई कर लेती है। इंडिया की टीम नो डाउट, उन्होंने अभी आईपीएल खेला, सारी चीज़ें खेली, वो अभी इन्फॉर्म थे, लेकिन आप लोग भी तो खेल के जा रहे थे। इंग्लैंड से खेले, आयरलैंड से खेले, आप पीएसएल पहले खेल के गए हो, आप उससे पहले सीरीज़ खेलते रहे हो, आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। लेकिन जब इंसान की, वो रिजवान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था ना कि आपको याद होगा कि जिसकी नीयत साफ होती है अल्लाह उसका साथ देता है, नहीं तो वरना उसको अल्लाह जलील करता है। बिल्कुल, तो यही हुआ है। जब इनकी नीयत साफ नहीं होगी, जब इनकी नीयतों में फतूर होंगे, जब एक दूसरे के साथ इन्होंने मिल बैठ के खाना नहीं खा सकते, जब इधर उधर मुंह बना रहे होंगे, गैरी क्रिस्टन जैसा बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा, हालांकि उसको मतलब कितने दिन हुए आए हुए टीम के साथ ज्वाइन किए, लेकिन उसने एक ऑब्जर्वेशन की, उसको उसकी ट्वीट, उसको उसकी खबर को बुनियाद बना के हरभजन सिंह और आपके जो
आपके बॉर्डर पार लोग बैठे हैं, वो आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपको ताने दे रहे हैं कि यार गैरी क्रिस्टन आप वापस आ जाएं, इंडिया को आपकी ज़रूरत है, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। उसने भी कहा कि मैंने कभी ऐसी टीम ही नहीं देखी। तो आप ये देखें कि ये आप लोग अपना खुद मजाक बना रहे हैं। से ये भी बात आ रही है कि उन्होंने रिजेक्ट किया ये बात। नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं की, कोई रिजेक्ट नहीं की। और ये जिसको बुनियाद बनाकर लोग बातें कर रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता। अच्छा, एक मैंने आपको कल भी हिंट दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा ग्रुप है जो इन चीज़ों को बाकायदा तौर पर फीड कर रहा है। अब ये जो रिजेक्शन वाली खबरें आ रही हैं ना, ये किधर से आ गई भाई? आपका ना गैरी क्रिस्टन ने किसी को स्टेटमेंट दी है, ना किसी के मीडिया टॉक है, वो किधर से रिजेक्शन? मतलब क्या करेगा वो? ये उसने तो ये कहा ही नहीं। अगर उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है तो क्या वो मुनासिब चीज़ है? एक मरतबा फिर शेयर किया, बिल्कुल। पहले सलमान नसीर ने शेयर किया, ठीक है, वो जो CEO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, उनकी चैट लीक की गई ज़का अशरफ दौर में। अब ये उनकी अगर गैरी क्रिस्टन के साथ चैट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी बंदे की, फर्ज करें इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के किसी बंदे की है या जिसने हायरिंग की है उस बंदे की है, तो वो ये चैट लीक करना या वो चैट का स्क्रीनशॉट आपको पब्लिक करना जायज़ है? बहुत नामुनासिब है। ठीक है, आप किसी बंदे के जरिए फीड करवा रहे हैं, आप अपने हम ख्याल ग्रुप जो आपके लोग हैं इर्द गिर्द के साथी जो हैं उनके जरिए आप फीड करवा रहे हैं ये चीज़ें, और साफ चीज़ें नजर आ रही हैं। और उसमें बाबर आजम का जो हमने खबर दी थी उसमें तो जिक्र ही नहीं था बाबर आजम का। गैरी क्रिस्टन की ये ड्रेसिंग रूम आपकी जब पोस्ट मैच आपकी हुई आयरलैंड के, उसके बाद की टॉक है, और उसने तो कोई ना मीडिया टॉक की है, ना किसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, ना सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दी है। अगर वो चैट भी आप देखें तो उसमें वो बाकायदा तौर पे कह रहा है कि मेरी तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ना मैंने मीडिया पे कहा है, ना मैंने सोशल मीडिया पे कहा है, मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। तो ये चीज़ें उन लोगों को समझनी चाहिए कि जो बाकी अवाम है ना, वो इतनी पागल नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर ये चीज़ वायरल हुई है तो कोई चीज़ खबर हमेशा जब होती है तो तब निकलती है। सही बात है। हाफिज़ साहब, जिस तरह से हम बात करें USA के मैच की, जिस तरह भी जिक्र हो रहा था, अगर हम देखें कि पाकिस्तान का USA का मैच एक तरफ और उसके बाद USA ने जितनी भी बड़ी टीम्स के साथ खेला है, ख्वाह वो इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, तो USA लाख कोशिशों के बावजूद इवेंचुअली हार जाती है। पाकिस्तान की वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ इस हद तक थी कि उन्होंने USA को एक सुपर 8 का जो मरहला था वो दे दिया इनाम के तौर पर। अगर पाकिस्तान भी खेलती इंडिया की तरह साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ने इनाम के तौर पे नहीं दिया, उन्होंने जीता है, उन्होंने जीता है, उन्होंने अपने बलबूते पे जीता है और उन्होंने बाकायदा तौर पे मेहनत करके जीता है। 2 बार जीता है, एक सुपर ओवर इनाम के तौर पर नहीं दिया, वो जीते हैं मैच। इनाम तो ये है ना कि वो किसी और के साथ खेल रहे थे और पाकिस्तान ने उनको इनाम नहीं, लेकिन हाफिज़ साहब आप देखें कि पाकिस्तान भी तो कोशिश कर सकती थी ना, हमारी टीम भी, जिस तरह साउथ अफ्रीका कर इंडिया ने किया। सकता ना कि पाकिस्तान ने इनाम नहीं दिया, उन्होंने पाकिस्तान से मैच जीता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी जो मैच खेला था, पूल मैच, वो इंडिया के खिलाफ भी अच्छी क्रिकेट खेले थे। उन्होंने इंडिया के भी टॉप ऑर्डर को आउट किया था, और उन्होंने उसके बाद सूर्या कुमार यादव और शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप थी उसमें भी लक उनको कहीं फेवर की और फिर उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, और 5 पेनल्टी के रन्स भी उसमें उनके ख़िलाफ़ गए। उस मैच में भी उन्होंने अपनी पूरी जान मारी थी। तो जो आपका सवाल है, जो मुझे समझ आता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ न्यूजीलैंड जो USA की क्रिकेट टीम है, उसमें देखें पोटेंशियल अपनी जगह पर एक चीज़ है, लेकिन जिस स्पिरिट के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि जब आप हर वक्त इस तगदो में या जद्दोजहद में रहते हैं ना कि आपने कुछ बेहतर करना है और आपने यहाँ से कुछ करके निकलना है, तो फिर आपके लिए रास्ते भी बनते हैं। ये नहीं है कि बाहर बारिश हो रही है तो आप कहें जी मैं आज का काम कल पर छोड़ देता हूँ। अगर आप कमिटेड हैं कि मैंने आज का काम आज ही करना है, तो आपके लिए रास्ता भी निकल आएगा। आपको कोई सवारी भी मिल जाएगी, आपको कोई छतरी भी मिल जाएगी, आपको कोई लिफ्ट भी दे देगा, ठीक है, कोई आपको लेने के लिए भी आ जाएगा। मतलब आप कमिटेड हैं कि मैंने आज का काम आज करना है, तो आपके लिए रास्ते भी निकल आते हैं। लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट खेली है, देखें कोरे एंडरसन अगर जिस फिजिकल फिटनेस के साथ वो USA की टीम में नज़र आते हैं, बिल्कुल, अगर वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हो तो हो सकता है वो करीब भी ना हो, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जो USA की टीम है उसमें बैटिंग के एतबार से ऐसे खिलाड़ी ज़रूर मौजूद हैं जो मैच का नक्शा बदल सकते हैं, तने तनहा मैच का नक्शा बदल सकते हैं। जॉन्स ने जो छक्का हारिस रऊफ को मिड विकेट पर लगाया था, उस सिचुएशन में अगर आप उसको रेट करें तो वो किसी भी तरीके से दुनिया के किसी हाई क्लास बैट्समैन से मुख्तलिफ नहीं था, क्योंकि अंडर प्रेशर जब आप होते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस हिल जाते हैं, आप अपनी बेसिक्स से हिल जाते हैं। लेकिन उसने जहाँ का बॉल था, जिस तरीके से उसको बाउंड्री से बाहर फेंका, वो उनकी ज़हनी मजबूती
का एक एतमाद का मज़हर है, ज़हनी हर मजबूती शॉट का के बाद वो एतमाद का जश्न मज़हर मना है। रहे थे पाकिस्तान और के जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, जिस पैशन के साथ खेली है, वो स्पिरिट उनको फिर उनके लिए मौके पैदा करती है। तो वो जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच खेला उसमें भी उन्होंने विकटें गिरती रहीं, लेकिन आप देखें कि वो जो उनका हदफ था वो उसकी तरफ बढ़ते रहे और 170 प्लस कर जाना साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के ख़िलाफ़ ये कोई इतनी मामूली कारकर्दगी नहीं है। मतलब वो एक तरफा मैच नहीं है, उन्होंने हथियार नहीं फेंके हैं, ना उन्होंने बिल्कुल उनके सामने एक आसान टीम साबित हुए हैं। उन्होंने दोनों शोबों में मुकाबला किया है। आप देखें कि जब नोकिया को जिस तरह से हिटिंग उन्होंने की है, रबाडा के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने रन्स निकाले हैं, गो के स्पिन बॉलिंग को खेलना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी 170 प्लस रन्स कर जाना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये किसी भी तरीके से आप इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल आसानी से मैच जाने दिया। एक आध चांस किसी और तरफ से निकलता उनकी तरफ तो मैच का कोई पता नहीं, नतीजा किसी और तरफ भी जा सकता था, वो हैरान भी कर सकते थे। हाफिज़ साहब, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि अफसोस की बात है कि आप देखें कि पाकिस्तान टीम जिसका शुमार हम करते हैं कि आपके मैचेस हों आगे न्यूजीलैंड के साथ हों या आपके साउथ अफ्रीका के साथ हों, इंडिया के साथ हो, एक बड़ी टीम माना जाता है, वो यूएसए जो कि लाख कोशिशों के बावजूद ना इंडिया से जीत पाई ना साउथ अफ्रीका से जीत पाई, ऐसी टीम जो अपनी 100% अपना बेस्ट दे रही है, इंटेंट भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो जीत नहीं पा रही है बड़ी टीम के खिलाफ, एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। मगर पाकिस्तान टीम ने अपना मोराल या अपनी परफॉर्मेंस इतनी लो कर दी है कि यूएसए उनसे जीत गए ना, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि अगर उनके आगे एक आसान टारगेट होगा तो वो उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन मुश्किल होगा तो लाख कोशिशों के बावजूद एट द एंड जीतना एक ही टीम ने होता है, तो वो बड़ी टीम जो है वो जीत चुकी। अब अगर हम बात करें आगे मैच की जो कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का होने वाला है, कादिर आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, आज किसके साथ ज़्यादा होप्स हैं? मतलब जिस तरह से अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है, लेकिन अब थोड़ी कंडीशंस डिफरेंस हैं, स्पिन को उतना फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस आ रही हैं, स्कोर बड़ा आ रहा है, तो डू यू थिंक कि अफ़गानिस्तान आज का मैच भी शायद ना जीत पाए? आप देखें अफ़गानिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो मुश्किल पेश आई है, जो उनके बॉलर्स को ख़ास तौर पे सामना करना पड़ा है, वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स ने लिहाज नहीं किया राशिद खान का, बिल्कुल किसी उनके बॉलर का लिहाज नहीं किया, वो विदाउट विकेट मेरे ख्याल में गए थे राशिद खान उस दिन, और 40 से अबव स्कोर भी दिया उन्होंने। तो ये बड़ी एक लम्हा फिक्री है अफगानिस्तान के लिए, बड़ी मुश्किल पेश आने वाली, क्योंकि जो विकेट्स वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में हम देखने को मिल रही है वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं यूएसए से। यूएसए में जो बॉलर्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे, अब वेस्ट इंडीज़ में बैटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और अब खास तौर पर इंडिया की देखी जाए ना, अब तो ये चीज़ें बड़ी हैरान कुन होंगी कि इंडिया में भी विराट कोहली जो है वो इनएक्शन नहीं दिखाई दिया आपको किसी मैच में बिल्कुल अभी तक। रोहित शर्मा हमें थोड़ी सी लेते नजर आए हैं, इनिंग बिल्ड करते नजर आए हैं, सूर्या कुमार हमें लेते नजर आए हैं, ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी बारी लगाई। अब विराट कोहली के ऊपर पेंडिंग है, और ये वाली कंडीशंस मेरे हिसाब से विराट कोहली को सूट करेंगी, और वो रन्स भी करेगा। वो अभी रन्स का भूखा हुआ कि वो अभी उसने इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया। और देखें एक बड़े प्लेयर का पता ही तब लगता है जब वो प्रेशर में खेलता है, जब वो अंडर प्रेशर आता है। विराट कोहली वाहिद आदमी है जो 3 साल तक परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया, बैक किया। हमारी तरह नहीं कि हम जो है वो 2 मैचेस में बाबर नहीं चला तो हम उसको जिम्बाबर कहने लग गए, या किसी को भी कोई भी प्लेयर अगर नहीं चला तो उसके पीछे पड़ गए। तो ये चीज़ें हमारे लोगों को भी अदम बर्दाश्त है हमारे इधर, और सपोर्ट करना चाहिए अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को। लेकिन जब बात आती है ना आपकी परफॉर्मेंस की, लेकिन इंटेंट का तो पता चलता है ना। देखिए मुझे खुशी पता किस चीज़ की हुई है, मैं यूएसए में मैच देख रहा था एक जगह, और वहाँ पर जो स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल में मैच देख रहा था आपस साहब, वो स्कॉटलैंड के बैटर्स ने जो इंटेंट शो की ना ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के खिलाफ, उन्होंने जो जैम्पा को मारा, उन्होंने मैक्सवेल को मारा, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि यार कम से कम वो शो तो कर रहे हैं ना अपनी इंटेंट। आप लोग तो शो ही नहीं करते, आप जाते हैं, आप 40 गेंदों पर 40 करके तो आप जो है ना वो रेटिंग में आना चाहते हैं, और आप जो है वो ये बातें करना चाहते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। ऐसे नहीं होता। आप जब अपनी टीम के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम आपको मारदाड़ी चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास T20 में आपको पता है वक्त कम होता है, आपके पास मार्जिन ही नहीं है, आपके पास ओवर्स कम है, आपके पास पावर प्ले के ओवर कम है, 6 ओवर्स होते हैं आपके पास। साहब हमें पता चलता है, प्लेयर्स को नहीं पता चलता कि T20 क्रिकेट एग्रेशन की गेम है, सारा कुछ पता लगता है इनको भाईजान सब कुछ पता होता है और सब कुछ ही पता लगता है। लेकिन ये अब देखें, इनको हमने तो नहीं समझाना,
या बैट हमने तो नहीं है पकड़ाना, इनको बैट पकड़ना सिखाना हमने तो, हमारा काम तो नहीं है। हमने तो जस्ट एक चीज़ जो हमें लगती है गलती कोताही इनकी, वो हाईलाइट करनी है ना कि भाई ये आप लोगों की ये चीज़ें नहीं शो हो रही, आप लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नाम आपका नीचे जाता है। आप सुपर 8 में आप कहीं भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, यूएसए वालों को नहीं पता था क्रिकेट का कि क्रिकेट क्या होती है। उनके इवन पुलिस वालों को जो कॉप्स वहाँ पे खड़े होते हैं ड्यूटी दे रहे थे, NYPD के जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की जो पुलिस एहलकार थे, उनको नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया के मैच में हाफिज साहब नासो काउंटी स्टेडियम के बाहर वो ड्यूटी आ रहे थे और कह रहे थे यार इतना रश है, ये हमने पहली दफ़ा देखा है, इतना क्रेज़ है लोगों को क्रिकेट का। तो वो आप ये देखें कि जब उनकी टीम एक जीती है, चाहे जिस तरह मर्जी आप जो मर्जी कहते रहे कि इधर से पकड़े उधर से पकड़े इधर से पकड़े, यूएसए को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इंटेंट शो की, उन्होंने अपनी जान लगाई। वो चाहे अंडर 19 के बॉलर थे सौरभ, चाहे वो उनके कोरे एंडरसन न्यूजीलैंड से आए थे, चाहे वो किधर से भी आए थे। आपके मुतअद्दिद पाकिस्तानी इस टाइम पे यूएसए में खेल रहे हैं और उनके पास ग्राउंड्स नहीं होती, वो खुद तैयार करवाते हैं ग्राउंड्स। ये आपके जो स्टेडियम अभी तैयार हुए हैं, ये अभी तैयार हुए हैं, कोई पुराने स्टेडियम नहीं थे यूएसए में, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर अच्छी क्रिकेट खेली यूएसए ने और आपकी टीम को उन्होंने आउट क्लास किया। बिल्कुल किया। आपकी टीम इस वक्त जो है वो नमीबिया से भी कम लेवल पर चल जा चुकी है, जिस तरह के उसके हालात हैं। तो हमने पहले याद होगा आपको, टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले मैंने और हाफिज साहब ने आप लोगों को कहा था कि किसी भी टीम को हम कमजोर नहीं समझ सकते, हम यूएसए को भी नहीं ले सकते। इन्होंने यूएसए को लिया इजी, ठीक है, इन्होंने डीप में लेके गए। अच्छा फिर आप दूसरी बात सुने, जो इंडिया के खिलाफ हम 120 रन पे 120 गेंदों पर 120 नहीं बना सके, उस पे जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और उस पे उसके बाद कह रहे होते हैं कि हमने मैच को डीप लेके जाना था। और भाई डीप क्यों लेके जाना था? आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अब मैच को डीप लेके जाओ। आप कम से कम आपके देखो रना बॉल है ना, आपके पास ऊपर अगर 3-4 चौके लग गए हैं तो आपके पास तो एवरेज कम आ गई बॉलिंग रन्स की। आपके पास इवन एक सिचुएशन भी आई कि आपके पास बॉल ज्यादा थी और रन्स कम थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है वो उधर खड़ा नहीं, तो आप उस पिचों पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि जिस टाइम पे वो अपना एक इम्पोर्टेंट बॉलर लेकर आया बुमराह जी, वो विकेट लेने के लिए, क्योंकि विकेट उस टाइम मिल नहीं रहा था, ठीक है, उस टाइम पे सिंगल डबल चल रहा था, उन्होंने बुमराह लाए हैं और उसको पता है रिजवान को और फखर को और तमाम बैटर्स को कि भाई बुमराह आया, उसने लाया विकेट के लिए जी, तो उसको ओवर गुजारें। उस ओवर में उसको विकेट मिली, वहां से रिदम पकड़ा गया और फिर वो उन्होंने आपको, लेकिन रिजवान ने भी एक एंड पे ब्लॉक किया, या तो वो दूसरे एंड से प्लेयरों को खिलाते 8 रन भी कर देते मैक्सिमम खिलाते। मुझे ये बताया ना, फखर जमान आए हैं, पहली गेंद पे छक्का लगाया, दूसरी पे वो शॉट बनता है, मुझे ये रैश शॉट था। कोई भी हो ना, वो सेंसिबली इसको आगे जो है ना वो पास ऑन करे, इसको रनर बॉल के साथ जाए। एक टेक्निक होती है ना, आप 10-15 गेंदें खेल लो, 15-20 रन बना लो, आपके 30 स्कोर से नीचे जब आने शुरू हो जाए, आपके पास विकेट इन हैंड हो, फिर उस टाइम आप चार्ज भी कर सकते हैं। 59 रन स्कोर किया ना, देखिए फिर आप चार्ज भी कर सकते हो ना, अगर आपके पास मार्जिन कम रह जाए, 20-25 रन का रह जाए और आपके पास विकेट हो 7-8, तो आपके पास फिर मार्जिन होता है कि आप मारधाड़ भी कर सकते हो, ताकि नीचे आने वाले इतना भी ना करें तो फिर उनको निकाल दो टीम से। बिल्कुल जी, मतलब वो अगर 7 खिलाड़ी 20 रन ना कर सके तो फिर उनका फायदा, फिर किसी गली मोहल्ले के प्लेयर को आप शामिल कर लो, क्लब लेवल के प्लेयर को आप ले जाए करें वर्ल्ड कप खिलाने, और आप उनको के आप ये देखिए, मुझे ये बताएं, आप मिडिल ऑर्डर को रोते हैं, आपके पास कामरान गुलाम है, आपके पास तैयब ताहिर है जो हर मर्तबा 3 साल से टॉप कर रहा है डोमेस्टिक में, ठीक है, उसको आप एक बायलैटरल सीरीज में लेके जाते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, आप सब शारजा में, वो शारजा में सबको पता है कि रन्स कितने होते हैं जी, ठीक है, वो प्रेशर अफगानिस्तान के खिलाफ वो भी, हाँ जी, ठीक है, आप एक मैच के बलबूते पर तैयब ताहिर को जनाब बाहर कर देते हैं और फिर उसके बाद उसकी वो ऐसी कारकर्दगी होती है कि डोमेस्टिक में भी परफॉर्म नहीं कर सकता, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है ना। अब्दुल्ला शफीक आप कहते हैं जी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, किधर गया? हाँ, सही बात। अब्दुल्ला शफीक को आपने एशिया कप में शामिल किया, उन्होंने मारे भी, बिल्कुल मारे, आपने बुमराह को जो शॉट्स देखे थे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ कैसी खूबसूरत बैटिंग की। टेक्निकली बाबर आजम खुद कहते हैं कि मैं जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक को देखता हूँ, किताबी प्लेयर है, बिल्कुल, तो किधर गया किताबी प्लेयर? कहीं पे यहाँ पे इनसिक्योरिटीज हैं हमारे माजरत के साथ जो सीनियर प्लेयर हो जाते हैं ना, बिल्कुल, वो उनको इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे से ज्यादा ऊपर नाम ना चले जाए, इसकी हाइप ना बन जाए, सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले ना होने लग जाए इसकी।
ठीक है। वो अब तैयब ताहिर जो है वो सोशल मीडिया करिश्मा उसका नहीं है, उसके पास सोशल मीडिया स्टार्स वगैरह सोशल मीडिया के लोग नहीं हैं। सलमान अली आगा को देख ले आप, सलमान अली आगा है, वो मिडिल ऑर्डर में आप लोग कहते रहे, आप शामिल करते रहे, आप उनको शामिल क्यों नहीं किया आपने? मतलब आपने अगर उस्मान खान को शामिल करना था, अगर आपने आजम खान को, इफ्तिखार अहमद को शामिल करना था, तो फिर यही रिजल्ट आने थे। अच्छा, इफ्तिखार अहमद की बात की, क्या पावर हिटर है आपके ख्याल में? देखिए, एक हमें सिर्फ वो इंडिया वाला मैच 2022 में हमने देखा था और एशिया कप में एक उनकी इनिंग थी जी, ठीक है। वो हमने 2022 में जो एशिया वर्ल्ड कप वाला मैच देखा था जिसमें उन्होंने इंडिया को मारा था। और हाँ नहीं, 2022 का जो वर्ल्ड कप था मेलबर्न में मेरे ख्याल में मैच हो रहा था और मेलबर्न में उन्होंने इंडियन स्पिनर्स को मारे थे छक्के, ठीक है। तो वो अक्षर पटेल को ही मारे थे मेरे ख्याल में, 3 छक्के मारे थे उन्होंने। तो वो आप देखें कि बस उसी बलबूते पे चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो इफ्तिखार साहब एंड हो चुके हैं और अब टीम के साथ नहीं होंगे इंशाल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, ये जो एक इम्पैक्ट डाला जा रहा है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई है नहीं या हमारे पास पावर हिटर है कोई नहीं, आप जब मौका नहीं देंगे तो आप कैसे प्लेयर बनाएंगे? हमारे यहाँ पर अलमिया ये भी है कि हम अपनी प्रेजेंस को ही बस दिखाते रहते हैं और हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बाद आगे हमने भी टीम तैयार करके देनी है। तो हाफिज़ साहब, अगर हम अभी देखें जिस तरह से बांग्लादेश सीरीज़ भी होने वाली हैं और उसके अंदर सरफराज अहमद की शमूलियत भी मतवक्के है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम समेत कई दूसरे प्लेयर्स भी शायद कहा जा रहा है कि उनको शामिल ना किया जाए। तो देखिए काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई है। पहली बात यह है कि डेविड मिलर का उमर साहब ने जिक्र किया है और टेक्निक का जिक्र किया है प्लेयर्स की। डेविड मिलर एक पावर हिटर के तौर पर माने जाते हैं जी, उनकी एबिलिटी मिडिल ऑर्डर में खेलने की है और वो दुनिया भर में लीग क्रिकेट भी खेलते हैं और उनका एक ख़ास अंदाज़ है खेलने का और वो एक दिन में बनते नहीं है कि हम रात को सोएं, सुबह डेविड मिलर तैयार, प्रोसेस फॉलो किया गया। दूसरी बात यह है कि साहिबजादा फरहान जो हैं वो एक ओपनिंग बैट्समैन है और पाकिस्तान के पास ओपनर्स की कमी नहीं है। तीसरी बात यह है कि अब बड़ा आसान है खिलाड़ियों के ऊपर ना तनकीद करना। इफ्तिखार अहमद पावर हिटर, क्या वो पावर हिटर थे या उन्हें बनाने की कोशिश की गई है? क्या किसी ने देखे हैं कि उनकी लिस्ट ए में पाकिस्तान के लिए कितनी परफॉर्मेंसेज हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर क्या था जब वो शावर पैंतर्स के लिए उन्होंने बड़ी खिदमत की है। सुन तो लेना हजूर, जी जी करे, सुन लेना, मैं आपकी गुफ्तगू सुनिए, आपको थोड़ा सब्र भी करें। ओके ओके। तो उनकी लिस्ट ए में क्या परफॉर्मेंसेज हैं, क्या एवरेज है उनकी, उनका बैटिंग ऑर्डर क्या था, तो क्या उसको उसकी जगह पर मौका दिया गया या नहीं दिया गया? तो ये पोस्ट मैच उसके ऊपर तनकीद कर देना, उसके ऊपर तनकीद कर देना, उसका सवाल उठा देना, उसको उसके साथ मिला देना, उसको उसके साथ मिला देना, ये सबसे आसान काम है। ये सबसे आसान काम है। कह देना जी इमाद वसीम की जो अगर टेक्निक नहीं थी या रिजवान की टेक्निक नहीं थी, ऑन द डे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते, अच्छा भी खेलते हैं, यही मैच जितवाने में भी कामयाब होते हैं, यही मैच हरवाने में भी कामयाब होते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आप उस सारी एक पूरी तसलसल को देखें, शुरू हो जाएं 3 4 5 6 महीनों से, तो फिर आपको वहाँ से देखना पड़ेगा कि असल में कहाँ से ख़राबी शुरू होती है। क्या सिलेक्शन ठीक हुई, क्या जिन्होंने सेलेक्ट करना था उनकी अपनी सिलेक्शन ठीक थी, इस टीम का माहौल क्यों ख़राब हुआ, इस टीम में कौन से खिलाड़ी थे जिनको होना चाहिए था, कौन से थे नहीं जिनको नहीं होना चाहिए था, टीम के खिलाड़ियों को कब कहाँ किस जगह पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी और क्या वो पाकिस्तान की टीम में वो इस्तेमाल उनका हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जब आप हर जगह पर समझौता करते जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके नताइज यही होंगे। तो फिर सबसे आसान होगा, इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, तैयब को ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, कामरान गुलाम को ले आओ, उमर बिन यूसुफ को ले आओ। तो जो बाहर बैठा होता है वो सबको अच्छा लगता है, अगर वो भी नाकाम हो जाएंगे तो क्या फिर उनको भी निकाल दिया जाएगा? तो ये एक ठहराव की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट में हर जगह पर। वो जो लोग फ़ैसले करते हैं उनकी भी सोच में पहले तो वहाँ पर आपको तामीरी सोच की ज़रूरत है, उसके बाद आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जिन लोगों को सिलेक्ट कर लें पहले तो मेरिट पर सिलेक्ट करें। और मेरिट वो नहीं है जो आप खुद से बना लें, ठीक है, जो पैमाना उसका दुनिया में राइज है उसको उसके ऊपर आप उसको मुंतखब करें और उसके बाद फिर आप खिलाड़ियों को बनने के लिए कुछ मौक़े दें।
अपनी जगह पर परफॉर्म करने के लिए। किसी को अच्छा लगे तो उसको उठा के टीम में डाल देना ये मसले का हल नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का हामिल खिलाड़ी होता है, आप उसको कौमी टीम में डालते हैं और वो कामयाब हो जाता है। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा नहीं होता। जो लोग खेल खेल के ऊपर आते हैं, मरहलावार चीज़ों को तय करते हैं, वही ऊपर आकर भी कामयाब होते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरिट को यकीनी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप पे ये हिम्मत होनी चाहिए आप में कि आप अपने खिलाड़ियों के फेलियर जो हैं उनको तस्लीम करें और उनके साथ खड़े हों। और आपको पता हो, लाजिम नहीं है कि आप 12 के 12 खिलाड़ी मुंतखब करेंगे और 12 के 12 ही आपको एक से बढ़ के एक नज़र आएंगे। उनमें हो सकता है 3-4 नाकाम भी हों, तो उन नाकामियों जो नाकाम होते हैं ना, उनकी नाकामी के भी साथ खड़े हों और 8 जो हैं उनको प्रोग्रेस करने का मौका दें। और जो सीखने की जो जगह होती है वहीं पर उनको सिखाया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम या वर्ल्ड कप जो टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं, ये सीखने के लिए नहीं होती, ये जीतने के लिए होती हैं। सही बात है। तो बिल्कुल सही बात। इस एक ये जो हर तरफ से ख्यालात हैं लोगों के, ठीक है, हर किसी का अपना इजहार करने का अंदाज़ है, हर किसी का अपना समझने परखने का अंदाज़ है, लेकिन क्या दुनिया में क्रिकेट ऐसे चलती है? आपको सारी तरफ से बातें सुनने को मिले। आसान है ना बाबर आजम के लिए बातें कर देना, लेकिन उसके रन्स हैं। आपने क्या उसकी मैक्सिमम जो उसकी पोटेंशियल है उससे काम लेने के लिए आपके पास लोगों को होना ज़रूरी है ना। आपने उसके बैकअप के लिए भी काम करना, तो उन लोगों को होना ज़रूरी है जो उसको कायल कर सके, जो उसको बता सके कि भाईजान आपने बाहर बैठना, हम ये काम कर रहे हैं और हमने करना है। बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान की टीम है, हमने इसको पाकिस्तान की टीम के तौर पर चलाना है, आपकी ज़ाती टीम के तौर पर नहीं चलाना। रिजवान साहब, ये बैकअप है हमारे पास, ये इसकी परफॉर्मेंसेज हैं, हमने इसको पाकिस्तान की टीम में लाना है। ये 3 मैचेस आप आराम करेंगे, ये आपकी जगह पर खेलेगा। ये 3 मैचेस में जैसा मर्जी परफॉर्म करे, इसके बाद जो अगली सीरीज़ है आप पाकिस्तान की टीम में वापस आएंगे, ये बैकअप के तौर पर ही रहेगा। ये नहीं है कि ये 3 मैचेस में अच्छा खेल गया और हम आपकी 3 साल की परफॉर्मेंसेज को नज़रअंदाज करके इसको आपकी जगह पे फर्स्ट चॉइस कीपर बना दें। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है जैसे क्रिकेट आपकी आगे चल सकती है। तो अगर ऐसे नहीं आप चलाएँगे, ठीक है, फिर आप मतलब हारते चले जाएँ। वो तो ये जो अभी जिसके बारे में बात की जा रही है कि बांग्लादेश सीरीज़ में अगर हमारे ये प्लेयर्स मौजूद नहीं है, बाबर आजम नहीं है, डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस जो अभी रिसेंटली देखी गई है, या ठीक है, इट्स अ गुड डिसीजन? देखें, बात यह है कि अगर बाबर बाहर भी बैठ जाते हैं टेस्ट मैचेस के लिए बांग्लादेश के ख़िलाफ़, या शाहीन को भी आराम दिया जाता है या रिजवान को भी नहीं खिलाया जाता है, तो कोई इसमें बड़ी चीज़ तो नहीं है। मतलब आपके पास उन पोजीशंस के ऊपर प्लेयर्स तो हैं कि आप उनको मौका दे सकते हैं। इमाम उल हक खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, जहां आसान कंडीशंस होंगी वो ज़्यादा खुश होकर खेलेंगे टेस्ट मैचेस। हंसे क्यों? तो उसके साथ साथ सऊद शकील क्या कर रहे हैं भाईजान? टेस्ट के तो अच्छे प्लेयर है ना, टेक्निकली भी। किसने कहा कि अच्छे नहीं हैं? अभी तो उस पर बात ही नहीं गई है। मतलब सऊद शकील ओपनर है, ओपनर की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल जो तो फिर हर जगह पे ना तो कुछ बात हो रही होती है ना, उसको अपनी तरफ से घुसाने की मत कोशिश किया करें। आपके पास इमाम उल हक हैं, आप अब्दुल्ला शफीक हैं ओपनर, शान मसूद अगर टेस्ट टीम में होंगे वो नंबर 3 पर आ सकते हैं। उसके बाद आपका मिडल ऑर्डर सेट हो सकता है। सलमान अली आ गए हैं आपके पास, सरफराज को शामिल किया जाता है, तो आपके पास चीज़ें तो मौजूद हैं। और जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो अगर आप उनको देखते हैं तो ये सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। मीर हमजा भी खेल रहे थे, खुर्रम शहजाद भी खेल रहे थे, उसके अलावा नसीम शाह फास्ट बॉलिंग में अगर आते हैं तो वो भी होंगे, शाहनवाज धानी का नाम लिया जा रहा है, और जो भी फास्ट बॉलर्स हैं, इवन उस्मान कादिर को कंसिडर किया जाना चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए कि अगर वो ग्रेड 2 क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने 30-35 आउट कर दिए हैं 4-5 मैचेस में, और आप उनको अगर एक यासिर शाह के बाद टेस्ट मैच के लिए आप किसी को राइट विकेट टेकिंग ऑप्शन स्पिन बॉलिंग में देख रहे हैं, आप उनको खिला सकते हैं। इब्रार अहमद की टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर, लेकिन उसका एक तरीकाकार तय होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप उसके बाद कहें जी नहीं अब हमने बाबर को टेस्ट मैच में टीम में शामिल ही नहीं करना, हमने रिजवान को शामिल ही नहीं करना, हमने शाहीन को शामिल ही नहीं करना। जो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं वो आपके टॉप प्लेयर्स ही होते हैं, उनके साथ आपका ये एतमाद का रिश्ता होना चाहिए कि भाईजान ये 3 मैचेस हैं, आप आराम करेंगे, लेकिन अगली सीरीज आपकी है। और जो बाहर से आते हैं उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको भी ये पता होना चाहिए कि मेरी यही जगह है, मैंने यहीं पर परफॉर्म करना है। उनके बाद फिर उनके कीबोर्ड वॉरियर्स ना शुरू हो जाएं, लो जी इसके साथ ज्यादती होगी, इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसके साथ ये हो गया, ये डिज़र्व करता था, इसका हक बनता था इसको खिलाएं, इसका हक बनता था इसको खिलाएं। तो ये एक पॉलिसी है, ये एक तरीकाकार है, दुनिया जिससे तरक्की करती है, और पाकिस्तान क्रिकेट में
ऐसा होता था। ऐसा नहीं है कि अचानक से ही कोई क्रिकेट पाकिस्तान में शुरू हो गई है और लोगों को क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती थी यहाँ पर। अब ये जो लोग फैसले करते हैं उनका काम है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरफराज अहमद भी वापस तो नहीं आ रहे ना पाकिस्तान की टीम में। हाँ। वो टीम का हिस्सा था जो पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेली है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहला टेस्ट मैच खेले थे, ड्रॉप हो गए थे, उसके बाद उनको दूसरे टेस्ट मैचेस में शामिल नहीं किया था। तो वहाँ पर भी जो सिलेक्शन हुई थी वो भी इस लिहाज से नहीं थी कि आपको किन कंडीशंस में किस खिलाड़ी को खिलाना है, कौन कहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अच्छा खेल सकता है। तो ये एक तफसीली सी गुफ्तगू है हर पहलू से। अगर लोग करना चाहें इस हवाले से, अगर लोग इसके ऊपर काम करना चाहें तो ये सामने लिखी हुई चीज़ें हैं। दुनिया भर में आपका मजाक बना रहे हैं ना लोग, तो अगर आप चाहते हैं कि मजाक बनाते चले जाएं, आपका बनता रहे, तो फिर आप जैसे आप क्रिकेट चला रहे हैं चलाते चले जाएं। बिल्कुल सही बात है। इमरान भाई, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सोसाइटी में आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, और वो उसकी अक्कासी आपकी करंट टीम में हुई है, आपके प्लेयरों में कहीं ना कहीं उसी सोसाइटी का हिस्सा है? हाँ ठीक है। क्या पाकिस्तान में हर शख्स की तनख्वाह 50 लाख रुपया है? बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल। तो फिर जिसकी 50 लाख महीने की तनख्वाह है ना, उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। सही। कादिर भाई आप क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल ठीक है आपके साथ। नहीं सही बात है। खैर अभी हमें उनका काम है ना, उनका काम है। देखिए हमारा जो काम है, हम ये छोड़ के और कोई और चीज़ करने लग जाएं। सही बात। अदारा कब तक बर्दाश्त करेगा? ठीक है, अवाम तो नहीं देखेगी। अवाम, अगर मुझे आप सवाल करें कि बाबर आजम का, मैं बात कर दूं शुरू विराट कोहली पे, अवाम तो कहेगी पागल है क्या? जिस काम के लिए अब उनका काम है भाई, उनका ये काम है, वो प्रोफेशनल हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर उनकी लीग्स के साथ मुआहदे होते हैं, उनकी लीग्स के बलबूते पर उनकी कमर्शियल आती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये उनका काम है। बाबर आजम का, शाहीन का ये काम नहीं है कि वो फोटो शूट करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, वो किसी ब्रांड का इश्तिहार कर रहे हैं, बाद में काम है। पहले उनकी प्रायोरिटी है क्रिकेट, पहले उनकी प्रायोरिटी है पाकिस्तान टीम। बिल्कुल सही बात। जिसके लिए अक्सर क्रिकेटर्स जो हैं वो फटी मार देते हैं, लीग्स के लिए अपने मुल्क को छोड़ देते हैं। मुतअद्दिद मुल्कों की ये एग्जांपल है हमारे सामने है कि अगर उन्होंने लीग्स को अहमियत दी है तो फिर उन्होंने कहीं ना कहीं टूर्नामेंट अपने हाथ से जाते हुए देखा, और उसके बाद मैच लास्ट को अपना बहुत अच्छा खेले। काबिलियत जो है वो पीछे रह जाती है अगर आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। जिस मकसद के लिए आपको बिठाया गया, आपको वो जस्टिफाई करना है, बाद में दूसरी चीज़ें। देखें क्रिकेट है तो फिर आपके लिए एडवर्टीजमेंट और सारा कुछ फेम, हर चीज़ है। अभी हमें प्रोग्राम रैपअप करना है। डिस्कशन यकीनी तौर पर लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही थी, मगर अभी वक्त हमारे पास कम है। हाफिज़ साहब आपका, खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर, और मुझे इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद। यकीनी तौर पर उस वक्त टॉस की सिचुएशन हमारे सामने होगी। इंडिया अफगानिस्तान आमने सामने है आज। मैच बहुत ही दिलचस्प है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू जारी करेंगे। कादिर हमारे साथ होंगे, हाफिज़ साहब हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।